तो आज 29 नवंबर 2025 है और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो रिश्ते हैं वो शायद पिछले 3 दशकों में अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। और आज सुबह सुबह ही राष्ट्रपति ट्रंप का वो ऐलान कि वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ें। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2024 के एक चुनावी विवाद से बात यहाँ तक एक सैन्य टकराव के मुहाने तक कैसे आ पहुंची। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सरकार की वैधता का संकट है, दुनिया के बड़े देशों की अपनी अपनी भूमिका है, और अब तो एक मिलिट्री प्रेशर भी साफ दिख रहा है। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की चिंगारी कहाँ से उठी? क्या हम कह सकते हैं कि ये सब जुलाई 2024 के चुनावों से शुरू हुआ? हाँ बिल्कुल, वहीं से। वो चुनाव ही आप कह सकती हैं इस पूरे संकट की जड़ थे। निकोलस मदुरो ने तो अपनी जीत का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्ष के पास सबूत थे। उनके पास एक्टास थे, मतलब वोटिंग सेंटर की टैली शीट, और उन शीट्स के हिसाब से असली विजेता एडमुंडो गोंजालेस थे, जिन्हें लगभग 67% वोट मिले थे। एक मिनट, तो जो उम्मीदवार असल में जीता था उसे देश से ही निकाल दिया गया? ठीक यही हुआ। गोंजालेस को स्पेन में शरण लेनी पड़ी। और फिर देखिए, अक्टूबर 2025 में एक और बड़ा मोड़ आया, जब दूसरी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। जी हाँ, और उस पुरस्कार ने उन्हें दुनिया भर में लोकतंत्र का एक प्रतीक बना दिया, और मादुरो सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो एक तरफ ये नोबेल पुरस्कार का दबाव बन रहा है और दूसरी तरफ जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन की वापसी होती है और अमेरिकी नीति पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल, नीति सिर्फ अधिकतम दबाव से आगे बढ़कर वो बाध्यकरण यानी कोर्जन तक पहुंच गई, और इसका सबसे बड़ा कदम इसी महीने नवंबर 2025 में उठाया गया, जब उन्होंने कार्टेल डे लॉस सैलिस को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सही। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि इस कार्टेल को खुद मादुरो और उनके टॉप जनरल चलाते हैं। तो इस एफटीओ टैग का मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका अब वेनेजुएला की पूरी सरकार को ही एक आतंकवादी संगठन की तरह देख रहा है ना? एग्जैक्टली। और इससे उन्हें मतलब बिना जंग का ऐलान किए एक तरह से सैन्य कार्रवाई करने का कानूनी रास्ता मिल जाता है। और इसका असर जमीन पर भी तुरंत दिखा होगा। फौरन। इसी के बाद कैरिबियन सागर में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड वेनेजुएला के तट के ठीक पास तैनात कर दिया गया। ये एक बहुत ही साफ संदेश था। जाहिर है वेनेजुएला भी चुप नहीं बैठा होगा। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? तो उन्होंने भी अपने पुराने दोस्त रूस और ईरान के साथ अपने गठबंधन और मजबूत कर लिया। हाल ही में काराकस में रूस की S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। S-300? ये तो बहुत ही एडवांस सिस्टम है। जी हाँ। और साथ ही ईरान के मोहाजिर 6 ड्रोन्स भी देखे गए हैं। अब ये सिर्फ वेनेजुएला का संकट नहीं रहा, ये ग्लोबल शतरंज की बिसात बन चुका है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़कर देखें तो आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पर किया गया वो ऐलान अब सिर्फ एक धमकी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे पूरी सैन्य ताकत है, और इसीलिए इबेरिया और टर्किश एयरलाइन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी उड़ानें भी तुरंत रद्द कर दी हैं। वेनेजुएला मतलब लगभग पूरी दुनिया से कट चुका है। और सबसे चिंता की बात यह है कि डिप्लोमेसी या बातचीत के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। सही बात है। वेनेजुएला अलग थलग है, लेकिन अपने सहयोगियों के हथियारों से लैस है। अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है, और रूस, ईरान के हित भी इसी इलाके में दांव पर लगे हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 1.5 साल के अंदर एक चुनावी विवाद एक ऐसे खतरनाक सैन्य और भू राजनीतिक गतिरोध में बदल गया, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत 3 संभावित भविष्य बताते हैं। पहला, वेनेजुएला की सेना के अंदर ही तख्तापलट हो जाए। दूसरा, अमेरिका कोई सीमित सैन्य हमला करे। या तीसरा, क्यूबा की तरह वेनेजुएला भी एक लंबे अलग थलग गतिरोध में फंस जाए। सवाल यह है कि जब कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या कोई भी चीज एक छोटी सी गलतफहमी को एक बड़े युद्ध में बदलने से रोक सकती है?